नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं एक क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास इसमें ना कुछ क्वेश्चन हैं एमपी के हैं, है ना, जो आपको आने वाले पेपर के लिए, जो आपका अप्रैल में 26 अप्रैल को जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये उसके प्री के लिए रिवीजन क्लास है। तो आप लोग ज़रूर इसे पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए, पहला जो सवाल है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, कोरकू है, या सहरिया जनजाति है? तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। ठीक है, कौन सी है? भील। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है 7.26 करोड़ है। ठीक है ना, और इसमें से 21% से अधिक जो आबादी है वो ट्राइबल आबादी है, जनजातीय आबादी है। और इस 21% में जब 21% निकालेंगे तो लगभग 40% जो आबादी है वो किसकी है? वो भील जनजाति की है। किसकी है? भील जनजाति की है। ठीक है। एक दूसरी चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को कि भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और जो गोंड जनजाति है ना, गोंड, वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो यदि आपके पेपर में आए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड जनजाति है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति, भील जो ट्राइब है, वो प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें भील ट्राइब बहुतायत में पाई जाती है। अगर जिले की बात आए तो आपको ध्यान रखना है झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक है ना। भील ट्राइब मध्य प्रदेश के अलावा अगर अलग राज्य की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके गुजरात में, और इसके अलावा राजस्थान में। इन राज्यों में भी भील ट्राइब पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, या मध्य प्रदेश? तो देखिए, जो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 21% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी का है। ठीक है ना, और यहाँ लगभग 46 अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, 46 प्रकार की। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, दूध लौटावा पद्धति एक प्रकार की प्रथा है जनजातियों की। आपको बताना है कि ये किस जनजाति से संबंधित है। बैगा से है, गोंड से है, भील से है, या कोल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए, दूध लौटावा जो पद्धति है वो गोंड जनजाति में प्रचलित है। जो गोंड जनजाति है ना, तो वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश के जो नर्मदा का तट है, उत्तरी तट और दक्षिणी तट, तो नर्मदा के दोनों तटों में गोंड जनजाति बहुतायत में निवास करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुतायत में निवास करती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जो गोंड ट्राइब है में प्रचलित लामा नाई विवाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, पलायन विवाह, या सेवा विवाह? देखिए, गोंड जनजाति में जो लामा नाई विवाह है, इसका क्या मतलब है कि गोंड जनजाति में जो वर होता है, यानी जो लड़का होता है, यदि वो वधू से विवाह करने के लिए जो धन है अगर वो नहीं दे पाता, उस स्थिति में वह वधू के पिता की सेवा करता है, तो उसको सेवा विवाह बोला जाता है, और सेवा विवाह को ही लामानाई विवाह कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। अगर सवाल में आए कि लामानाई विवाह किस ट्राइब में प्रचलित है, तो आप लोगों को बता देना है गोंड ट्राइब में प्रचलित है। ठीक है। अगला सवाल है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है बेवार। तो आपका सवाल है कि बेवार कृषि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है?
बैगा में किया जाता है, या गोंड में किया जाता है, भील में किया जाता है, या कोल में? देखिए जो बेवार कृषि है ना, आपको नाम से, जो बेवार से आपको बैगा ध्यान रखना है, ठीक है। बेवार से क्या ध्यान रखना है? बैगा। तो बेवार कृषि बैगा जनजाति में किया जाता है। अगला सवाल है कि जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? सहरिया को, भारिया को, बैगा को, या कोरकू को? तो जंगलियों के भी जंगली जो जनजाति को कहा जाता है वो है भारिया ट्राइब। कौन है? भारिया ट्राइब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति, हलवा जनजाति मध्य प्रदेश में किस जिले में निवास करती है? ग्वालियर में, सीधी में, बालाघाट में, जबलपुर में? तो देखिए हलवा जनजाति अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया से, भिलाला से, कोरकू से, या बैगा से? तो जो लहंगी नृत्य है ना, वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति का मुख्य जो निवास स्थान है वो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, ग्वालियर वाला रीजन। तो सहरिया जनजाति वहाँ पे निवास करती है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए दो लोक नाट्य हैं, एक है लकड़बग्घा और एक है जिंदवा। तो लकड़बग्घा और जिंदवा नामक जो लोक नाट्य है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मालवा में, निमाड़ में, बघेलखंड में, या बुंदेलखंड में? तो जो लकड़बग्घा और जिंदवा लोकनाट्य है ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड में, यानी कि रीवा सतना तरफ प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, दो थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये पिता पुत्र की जोड़ी थी। तो सवाल ये है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से रहा है? निमाड़ से, महाकौशल से, मालवा से, या बघेलखंड से? तो देख, एक तो इनको जाने के किस जनजाति से संबंधित थे, तो ध्यान रखना ये गोंड शासक थे, ठीक है। और इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम का जो इनका एरिया था वो था जबलपुर वाला। कौन सा था? जबलपुर वाला। और जबलपुर किस एरिया में आता है? महाकौशल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, महाकौशल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए एक मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह थे, उनको किस वर्ष फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में? एमपीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मनकहरी के राजा थे ठाकुर रणमत सिंह, उनको 1859 में फांसी दी गई थी। सवाल आपसे भी बन सकता है कि ठाकुर रणमत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको ये नाम याद रखना, मनकहरी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति, मध्य प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति है वो किस वर्ष घोषित की गई थी? 1961 में, 1972 में, 1983 में, या 1995 में? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 1995। मध्य प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति थी वो 1995 में। 1961 क्यों है पता है? मध्य प्रदेश में नगर पालिका से संबंधित अधिनियम पारित किया गया था 1961 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका से संबंधित जो एक्ट आया था मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, राज्य के नियंत्रण पर, न्यास पर, या पूंजीवाद पर? देखिए गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रस्टीशिप यानी कि वो न्यास पर आधारित है। किस पर है? न्यास पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अक्षवाप, संग्रहीता, बागदूत, या पड़ी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में आय व्यय के जो लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी थे उनको अक्षवाप कहा जाता था, ठीक है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल अशोक के लघु शिलालेख के लिए जाना जाता है? नावदा टोली, एरण, त्रिपुरी, या गुर्जरा? तो देखिए अशोक के जो लघु शिलालेख है ना वो मध्य प्रदेश में दतिया के गुर्जरा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? दतिया के गुर्जरा से। देखिए एरण जो है ना, यहाँ से आपको सती प्रथा के साक्ष्य मिलेंगे, सती प्रथा के साक्ष्य मिलेंगे एरण से। एरण कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और जो नावदा टोली है ये एक ना ताम्रकालीन संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से? नावदा टोली से, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देखिए एक ग्रंथ है भगवती सूत्र,
भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव से या वैष्णव से? तो देखिए जो भगवती सूत्र का संबंध है ना वो जैन धर्म से है। इसके अलावा जैन धर्म से एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनका नाम याद रखना, आचरांग सूत्र। इसका संबंध भी जैन धर्म से है। जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्य पिटक, तो 3 जो त्रिपिटक हैं इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, भगवती सूत्र से ना जो 16 महाजनपद है उनकी हमको जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। किस शासक के द्वारा बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बिंबिसार? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। और ये किसके लिए करवाया गया था? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, जो आजीवक संप्रदाय से जुड़े जो लोग थे, ये उनके लिए करवाया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? बादल भोई, तो बादल भोई कहाँ है? छिंदवाड़ा में है, बालाघाट में है, डिंडौरी में, मंडला में। तो ध्यान रखना है, ये जो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना वो गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण गुजरात के सोलंकी शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सोलंकी शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस लेखक को कठिन काव्य का प्रेत नाम से जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या केशव दास? तो ये केशव दास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में या मूल कर्तव्य में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देता है। ये प्रावधान हम लोगों को भारतीय संविधान में आपको भाग 4 में देखने को मिलेगा और ये हम लोगों ने DPSP का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? देखिए 6वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के टोटल 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? उसमें असम शामिल है, मेघालय शामिल है, त्रिपुरा शामिल है और एक शामिल है मिजोरम। तो याद रखना है उसमें मणिपुर शामिल नहीं है। जो 6ठी अनुसूची है ना उसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद या संघ लोक सेवा आयोग? तो देखिए 279A का जो वर्णन है ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में GST परिषद के रूप में, GST काउंसिल के रूप में जानते हैं। इसका जो गठन है ना वो 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल 315 में देखने को मिल जाएगा और जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका जो उल्लेख है आपको मिल जाएगा 338 में। ठीक है ना, 338 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख मिल जाएगा 338B में। 338A में मिलेगा आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और ध्यान रखना है यहाँ ऑप्शन में जितने हैं ये चारों संवैधानिक आयोग हैं। कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये आज का आपका लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत नहीं आता? जब आप भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और उसमें जो है ना वो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो देखिए आज का ये जो हम लोगों का एक प्रैक्टिस क्लास था उसमें मैंने GS के 25 क्वेश्चन को शामिल किया है। कल मैं फिर एक बनाऊंगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल
NK स्टडी फॉर GS, है ना। ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।